नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे प्रदेश का किसान बागवान, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो चाहे बागवानी का क्षेत्र हो, बहुत ही अग्रणी एवं सराहनीय कार्य कर रहा है। परंतु किसान बागवान भाइयों, फसल का उत्पादन सही हो और एक स्वस्थ फसल आप प्राप्त कर सकें, इसके लिए समय रहते सही बीजोपचार और मृदा परीक्षण करवाना बहुत ही आवश्यक होता है। मृदा परीक्षण की क्यों आवश्यकता है, बीज का उपचार क्यों होना चाहिए, इस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और चर्चा में भाग लेने के लिए हमने विशेष रूप से आमंत्रित किया है डॉक्टर RS ठाकुर जी को। ठाकुर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। किसान बागवान भाइयों, डॉक्टर RS ठाकुर जी कृषि निदेशालय में उप निदेशक के पद पर कार्यरत हैं और आज के विषय को लेकर के हम इनसे विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपकी भी इस कार्यक्रम में सहभागिता हो, भागीदारी हो। जैसा कि आप सभी को यह विदित है कि लाइव फोन इन कार्यक्रम होता है और टेलीफोन के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम में सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं। तो हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आप अवश्य कार्यक्रम में भाग लेंगे और आज के विषय पर जो भी जानकारी है वो डॉक्टर साहब से अवश्य प्राप्त करेंगे। हमारे दूरभाष नंबर आप नोट कर लीजिए, 0177 कोड अवश्य लगाएं। हमारे टेलीफोन नंबर है 28000177 और दूसरा टेलीफोन नंबर है 28000178। तो इन दूरभाष नंबरों पर आप बातचीत कर सकते हैं और आपके मन में जो भी प्रश्न है, संशय है, जिज्ञासा है, उसकी आप पूर्ति डॉक्टर साहब से बातचीत करके कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि एक स्वस्थ फसल और अच्छा उत्पादन तभी प्राप्त हो सकता है यदि समय रहते मृदा परीक्षण और बीजोपचार हो। ये आज हमारे कार्यक्रम के 2 सेगमेंट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मृदा परीक्षण की। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये मृदा परीक्षण की क्यों ज़रूरत है, क्यों आवश्यकता है? पौधों को 16 तत्वों की जरूरत रहती है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये पौधे वातावरण से लेते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये मिट्टी से लेते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये भी मिट्टी से लेते हैं और अधिक मात्रा में लेते हैं जी। इसलिए इनको जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट भी कहते हैं जी। दूसरे जो सूक्ष्म तत्व हैं जिनमें जिंक है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है, मैंगनीज है, कॉपर है, आयरन है, वो पौधे थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेते हैं, कम मात्रा में लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है जी। ये भी उतने ज़रूरी हैं जितने कि मैक्रो न्यूट्रिएंट जी। तो इनका पता लगाने के लिए कि मिट्टी में इनकी कितनी उपलब्धता है, ये कितने मिट्टी में उपस्थित हैं और कितने न्यूट्रिएंट जो है आज बाहर से जी मिट्टी में डालने पड़ेंगे ताकि हमें फसल से भरपूर उपज मिल सके जी। तो इसलिए जो है मृदा परीक्षण जो है बहुत जरूरी है। और इसकी महत्ता को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने एक सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का जो लॉन्च किया है जी। ये सूरतगढ़ राजस्थान से इसका लॉन्च किया गया था जी। और इसके अंतर्गत एक सॉइल फर्टिलिटी मैप बनेगा पूरे देश का जी डॉक्टर साहब। और अगले 3 सालों में, इस साल को मिला करके जितने भी सारे प्रदेश होंगे उनका पूरे का पूरा एक सॉइल फर्टिलिटी मैप तैयार होगा और सभी किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे। जबकि हिमाचल प्रदेश में ये कार्य 1 साल में पूरा किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश का लक्ष्य है 1 साल में सॉइल फर्टिलिटी मैप का बनाना और जो हिमाचल प्रदेश का एक सॉइल फर्टिलिटी मैप बन जाएगा, बाद में वो जो एक भारतवर्ष का मैप बनेगा उसमें इंक्लूड हो जाएगा। इससे हमें स्थिति का पता लग जाएगा कि हमारे प्रदेश में किस किस जिले में, किस किस खंड में, किस किस पंचायत में, किस किस रेवेन्यू विलेज में किन किन तत्वों की कितनी कितनी उपलब्धता है, क्या कमी है या नहीं है या कितनी कमी है जी। तो इसके लिए हमारा अभियान चला हुआ है जी। आजकल जो है हमारे जितने भी अधिकारी हैं वो जो सॉइल सैंपल जो है कलेक्ट कर रहे हैं और ग्रिड बेस पर जो है सॉइल सैंपल जो है इसके कलेक्ट किए जाते हैं जी। और जो अभी हमारा पिछला रबी सीजन था इसके लक्ष्य पूरे हो चुके हैं। अब जो है रबी के लक्ष्य जो है हमारे वो पूरे किए जा रहे हैं। उसके लिए हमारा सारा स्टाफ जो है सॉइल सैंपल जो है इसके नमूने एकत्रित कर रहा है। और सब ये तो आपने बता दी आवश्यकता की बात जी। क्यों आवश्यक है और न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इनकी उपलब्धता का
होना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए मृदा परीक्षण जो है बहुत ही ज़रूरी है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है डॉक्टर साहब कि एक आम किसान बागवान, वैसे तो आज सूचना प्रौद्योगिकी का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ चुकी है, और मैं समझता हूँ कि कोई घर कोई गांव ऐसा अछूता नहीं होगा जहाँ पर ये सूचना का जो है विस्फोट कह सकते हैं कि नहीं हो सकता, और हमारा दूरदर्शन का तो माध्यम ही है टू डिसेमिनेट द इंफॉर्मेशन। तो डॉक्टर साहब, यहाँ जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि मृदा परीक्षण, एक आम किसान बागवान किस प्रकार मृदा परीक्षण करवा सकता है, क्या इसका नमूने लेने का तरीका, इस पर थोड़ा विस्तार पूर्वक आप बताएं। जो भी हमारा किसान या बागवान अपनी मिट्टी का परीक्षण करवाना चाहता हो, वो अपनी मिट्टी का एक प्रतिनिधि नमूना जो दे सकता है। जी डॉक्टर साहब। प्रतिनिधि नमूना देने के लिए उसे एक पहले ऊपर का थोड़ा सा जो घास होता है वो हटा करके नीचे तक जो है 15 सेंटीमीटर तक गहरी मिट्टी खोदनी पड़ेगी जी। 15 सेंटीमीटर का एक छोटा सा गड्ढा खुरपी से बनाना पड़ेगा जी। तो 15 सेंटीमीटर इसलिए रखा है कि जो हमारा हल है, जो फरो स्लाइस है, वो 15 सेंटीमीटर गहराई तक जाता है। जी। तो उसके बाद उसमें एक उंगली की थिकनेस के गड्ढा बना दिया, फिर चारों तरफ से वो मिट्टी ऊपर से नीचे तक बराबर नीचे डालनी है, उसमें खुरचनी है चारों तरफ। जी डॉक्टर साहब। उसके बाद एक तासले में जो है मिट्टी डालनी है। इस तरह की प्रक्रिया जो है, क्योंकि प्रतिनिधि नमूना है जी। तो कम से कम कोई 15 स्थानों से करना है, और एक नमूना जहाँ पर किसान को लगे कि ये मेरी मिट्टी ऑलमोस्ट एक तरह की है, तो वहाँ का एक नमूना हो गया। जी। ये नमूना जो है, इसमें पूरी जानकारी उनको लिख करके देनी पड़ेगी, और नमूना जैसे मैंने कहा कि एकत्रित करने के पहले ले लिया, 15 जगह से ले लिया, उसके बाद उसको नीचे डाल दिया, उसके 2 भाग कर दिए। जब 2 भाग कर दिए, उसमें से एक और भाग कर दिए, 4 भाग कर दिए, उसमें से एक भाग रखना है, 3 भाग हटा देने हैं, और ये प्रक्रिया तब तक जारी रखनी है जब तक कि आधा किलो का नमूना सॉइल का ना रह जाए। और ये आधा किलो का नमूना जो है हमारे लेबोरेटरी में या हमारे कृषि विकास अधिकारी, कृषि प्रसार अधिकारी, खंड स्तर पर विषयवाद विशेषज्ञ, या हमारे हथौड़ मिला यहाँ लेबोरेटरी, या हर एक डिस्ट्रिक्ट स्तर पर लेबोरेटरीज हैं, वहाँ पर ये नमूना भेजा जा सकता है। लेकिन इसके साथ जानकारी लिखनी बहुत ज़रूरी है। एक तो पूरा पता, नाम, पूरा पता, खेत की पहचान, सिंचित है, असिंचित है, पिछली फसलें कौन सी लगाई थी, आगे की फसलें कौन सी लगाई जाएंगी, ये सारी जानकारी जो है उस मिट्टी का जो नमूना है उसके ऊपर उसको दर्शाना जरूरी है। या तो इसकी एक पूरी जानकारी जो है मिट्टी के नमूने के बीच में डाल दी जाए। मिट्टी के नमूने में तो 2 थैलियाँ लगानी पड़ेगी, क्योंकि एक में सॉइल और दूसरी में नीचे, तो उसके बीच में जो है उसकी पूरी जानकारी जो है रख दी जाएगी। डॉक्टर साहब, जो आपने थैलियों की बात कही, क्या इसके लिए कोई आपकी स्पेसिफाइड विभाग द्वारा कोई ऐसी थैली की उपलब्धता है? हाँ, इसके लिए विभाग जो है वो कपड़े की थैलियाँ जो उपलब्ध करवाता है। जी डॉक्टर साहब। तो ये बाद में जब नमूना ले लिया उन्होंने, तो हमारे किसी भी अधिकारी के पास इसको दे सकते हैं। जब नमूना जो है ये लेबोरेटरी में जाएगा, वहाँ टेस्टिंग होगी, तो इसमें पूरा स्टेटस उसका, न्यूट्रिएंट्स का, जो पोषक तत्वों का जो स्टेटस है उसमें आ जाएगा, और उसके साथ ही उसकी एक पूरी रिकमेंडेशंस, क्योंकि किसान ने उसमें दिया रखा होगा कि पहले कौन सी क्रॉप थी, अब कौन सी क्रॉप लगाने जा रहे हैं, तो अगले 3 सालों में क्या क्या क्रॉप्स लगाएंगे, तो उनके लिए जो है किन तत्वों की कितनी जो है रिक्वायरमेंट रहेगी। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न जो मेरे जहन में आया, यदि किसी व्यक्ति विशेष के एडजॉइनिंग में मान लीजिए 3-4 खेत है, तो क्या एक खेत की ही सॉइल टेस्टिंग से वो एप्लीकेबल होगा सभी के लिए, या अलग अलग डिफरेंट करनी पड़ेगी? डॉक्टर साहब, चर्चा को जारी रखेंगे। एक फ़ोन कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो 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 हेलो। लगता है डॉक्टर साहब किसी कारणवश संपर्क नहीं हो पाया। हम दर्शक महोदय से दोबारा बात करेंगे, लेकिन हाँ, मैं जो आपका वो प्रश्न समझ गया कि मैंने कहा ना प्रतिनिधि नमूना है। हो सकता है वो आपका खेत नहीं है कि दूसरे का खेत है वहाँ, तो ये तो बात अलग है। अगर आपका खेत है तो आपके 3-4 खेतों का आप एक नमूना लें, लेने को उसका भी रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा वो। जी डॉक्टर साहब। जो साथ वाला है दूसरा खेता, उसके लिए भी वही रिकमेंडेशंस रह जाएंगे, मतलब एप्लीकेबल हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब। पर उसमें ये रहेगा कि आपका जो कार्ड बनेगा, आपको सॉइल हेल्थ कार्ड जो बनेगा वो आपके नाम का होगा। सारी चीज़ें आपके लिए होंगी, तो दूसरा शायद उस पर विश्वास भी नहीं करेगा कि जी ये तो इसके लिए है। तो इस तरह की बात है। जी डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं, ये तो बात होगी मृदा की। मृदा यदि स्वस्थ होगी तभी अच्छा जो है बीज उसमें लगाया जाएगा, तो उत्पादन अच्छा होगा। अब डॉक्टर साहब, महत्वपूर्ण जो हमारा दूसरा सेगमेंट है आज का, बीजोपचार।
अब हम बात करते हैं बीजोपचार। तो बीजोपचार से क्या तात्पर्य है? हाँ, बीजोपचार जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीजोपचार है कि हम जी पहले ही बीज का उपचार कर दें ताकि उसमें बीमारियों का प्रकोप ना हो, यहाँ तक कि कई कीड़ों का भी प्रकोप ना हो, और यहाँ तक भी कई बार हम उस जीवाणुओं से भी बीजोपचार करते हैं जी। तो बीजोपचार अगर हम करते हैं तो उससे क्या होता है कि बाद में जैसे हम लोग स्प्रे करते हैं, स्प्रे करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक तो हमें बहुत सारे जो है वो दवाइयाँ बहुत महंगी पड़ती है, मात्रा भी ठीक करनी पड़ती है, पर्यावरण प्रदूषण होता है उससे, और उसके साथ साथ लेबर, पैसा, ये सारी चीज़ों को बचाने के लिए अगर बीजोपचार करें तो अगर सबसे बड़ी बात है कि कोई पौधा जैसे बच्चा है छोटा सा स्वस्थ होगा तो पूरा अंत तक आगे तक जो है वो स्वस्थता रहेगी। जी, तो ये बहुत जरूरी है कि उसका बीजोपचार किया जाए। अब बीजोपचार की जहाँ बात है, अगर हम आजकल देखें तो आज की रबी जो फसलें हैं जी इसमें बीजोपचार बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके गेहूँ हमारी मुख्य फसल है, और इसमें जो है जो 2-3 बीमारियां जो लगती हैं उनके लिए बीजोपचार तो बहुत ही आवश्यक है जी। जैसे पहले करनाल बंट कम लगता था जी, करनाल बंट में क्या होता है कि पूरा दाना है तो उस दाने का छोटा सा भाग जो काला होता है जी, और वैसे खेत में भी देखा जाए तो पूरे खेत में नहीं आती है, थोड़े थोड़े टुकड़ों में आती है, और वहाँ से भी एक पौधे का सारी बालियाँ नहीं होती हैं, कुछ बालियाँ होंगी, बाली में भी कुछ ग्रेन होंगे, फिर ग्रेन का पार्शियल बेंट बोलते हैं, इसमें पूरी तरह से नहीं आती है। लेकिन इससे होता है कि जब ये इसका आटा बनता है तो इससे एक जैसे बड़ी सुरान जैसी आती है, रॉटन फिश की तरह जी जी, तो ये सारी क्वालिटी को खराब कर देती है जी। तो इसलिए इसका भी बहुत समय पर बीजोपचार होना बहुत आवश्यक है जी। दूसरे एक लूज मट है जिसे आपने देखा जो बालियाँ जो हैं उसमें बिल्कुल एक ब्लैक स्पोर मास बन जाता है जी। और अगर आदमी बीज से निकलता है उसे कपड़ों में भी लगता है जी। तो उसके लिए बीजोपचार बहुत जरूरी है। एक हीलबंट है हमारे यहाँ, अगर हम देखें पहाड़ी क्षेत्रों में तो उसमें वो जो काला मांस है वैसे उड़ता नहीं है, लेकिन अगर उसको दाने को दबाया जाए तो उसके बीच में से निकलता है जी। तो ये एक हीलबंट है। तो इन सब के लिए एक दवाई अगर हम बेबिस्टिन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीज का उपचार कर दे तो इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है। और ये इस तरह करना पड़ता है इसमें कि माना 10 किलो बीज लिया, एक घड़े में डाल दिया और तो उसमें 20 ग्राम बेबिस्टिन डाल दी, घड़े के मुंह को बांध दिया, अपने भी मुंह वगैरह बांध के रखे, सारे सिर में टोपी लगा ली, दस्ताने लगा लिए, और उसके बाद जो है इसको अच्छी तरह से जो है वो हिलाया तो उससे बीजोपचार इसका किया जा सकता है। अब एक सवाल पैदा होता है कि जैसे हम आजकल जैविक की बात करते हैं, ऑर्गेनिक की बात, बिल्कुल सही कहा, तो हम उसमें कहते हैं कि हम दवाइयों का उपयोग नहीं करेंगे। तो अगर दवाइयों का उपयोग नहीं करेंगे तो अब गेहूं का बीजोपचार कैसे करेंगे जी? तो उसके लिए एक तो है सोलर हीट ट्रीटमेंट, सौर उपचार, और दूसरी है हॉट वाटर ट्रीटमेंट जी। हॉट वाटर ट्रीटमेंट में तो ऐसा होता है कि ये डॉक्टर साहब ऑर्गेनिक के अंतर्गत आते हैं। ऑर्गेनिक जी, क्योंकि ये किसान बागवानों के जहन में भी प्रश्न उठता है कि एक तरफ हम जैविक खेती की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो है रसायनों के प्रयोग जी डॉक्टर, क्योंकि इसमें ऐसा है कि हमारे पास विकल्प 100% विकल्प कोई नहीं है, दोनों चीजें पैरेलल चली जी जी, तो हमें दोनों के बारे में बताना पड़ता है। जो जैविक कर रहे हैं तो उसके लिए जैविक प्रक्रिया, और जो अजैविक कर रहे हैं केमिकल कर रहे हैं तो उसके लिए उस तरह की प्रक्रिया बतानी पड़ती है। तो जो जैविक नहीं कर रहे हैं वो तो सीधे तौर पर इसका उपचार कर सकते हैं, लेकिन जो जैविक कर रहे हैं तो उसके लिए जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट है जी, गर्म पानी से, तो वो है 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी, जो अगर 52 डिग्री सेंटीग्रेड होगा उसका 52 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें जो है उसका ट्रीटमेंट करना बीज का आधे घंटे के लिए जी। उसके बाद उसको छाया में सुखा करके जो है बिजाई कर दी जाती है। और दूसरा है सोलर हीट ट्रीटमेंट, इसमें क्या करते हैं कि सुबह 8 बजे जी ठंडे पानी में बीज को डाल दिया जी, 12 बजे उसको निकाल दिया और उसको धूप में सुखा दिया 4 बजे तक जी, और उसके बाद उसकी बिजाई कर दी जी। इससे क्या होता है कि जो उसके बीच में फंगस का स्पोर होता है, जैसे हमने पहले ठंडे पानी में डाल के रखा तो वो एक्टिवेट हो जाता है, वो जर्मिनेट होना उसका शुरू हो जाता है जी। और उसके बाद जब वो जर्मिनेट होना शुरू होता है तो फिर हम सोलर हीट ट्रीटमेंट देते हैं, उससे जो है उसकी जर्मिनेशन वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए हम उसका उपचार कर सकते हैं जी। अब जैसे हम कहते हैं कि ठीक है बाद में स्प्रे नहीं
कई बार किया जाता है, जैसे लूस मट ऑफ वीट है जी, लूस मट जो मैंने कहा इसकी खुली कंगियारी है जी, उसमें अगर बीज में बीमारी है जी, तो बाद में स्प्रे से फर्क नहीं पड़ता है जी, क्योंकि इसमें ऐसा रहता है कि जो हम और जिस बीज में बीमारी है उसका पता नहीं चलता है जी, वो ऐसा लगेगा जैसे हेल्दी ग्रेन है, बिजाई कर देंगे उसके बाद जैसे बीज उगेगा और जैसा पौधा बनना शुरू होगा तो पौधे के बीच बीच में भी वो जो बीमारी है स्पोर है उसका बीज है बीमारी का उसके भी माइसिलियम बनते जाते हैं और जब बाद में दाना बनना होता है तो दाने की जगह स्टार्च नहीं बनती है लेकिन उसके स्पोर बनते हैं वो बीमारी के जी, जी, और जब बीमारी के स्पोर बन गए उसमें तो उसमें जो है उसके स्प्रे का कोई मतलब नहीं रहता क्योंकि पिछले साल का इनोकुलम है जी, जी, उस साल इसका कोई उसका जो इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि ऐसी ऐसी बीमारियों के लिए खास करके जी, और इस तरह से जो हम दूसरी जो बीमारियां उसका भी उपचार कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बीजोपचार के और कौन कौन से तरीके हैं और कौन कौन सी सावधानियां हमारे किसान बागवानों को बरतनी चाहिए? अब जैसे कि दीमक लगती है जी, तो दीमक के लिए भी हम बीजोपचार कर सकते हैं जी, क्योंकि ऐसा है कि दीमक उसको खाए ही ना और जब उसमें पहले ही बीजोपचार हुआ होगा तो उसके बाद जो उसकी जड़ों में दीमक नहीं लगेगी तो इसके क्लोरपाइरिफॉस नाम की दवाई जो है ये 4 मिलीलीटर पर केजी ऑफ सीड यानी कि 4 मिलीलीटर 1 किलोग्राम गेहूं के बीज के लिए उपचार करने के लिए काफ़ी है यानी कि 10 किलोग्राम अगर गेहूं का बीज हमें उपचारित करना है तो उसमें 40 मिलीलीटर जो है दवाई पड़ेगी और उससे जो है उपचार हो जाएगा तो इससे गेहूं में जो है जो रहती है हमारे दीमक की प्रॉब्लम वो नहीं होगी और वैसे भी दीमक की प्रॉब्लम के लिए अगर हम खेतों को साफ कर रखें उसमें पिछला जो कचरा है उसको सही जगह गड्ढे में डाल करके वहाँ सड़ा दें तो ये इसके लगने के कम निशा रहता है जी। तो इसलिए ये बीजोपचार जो है वो बहुत ही आवश्यक है एक तो पर्यावरण संरक्षण के लिए एक हमारी लेबर प्रॉब्लम की वजह से कुछ एक बीमारियां हैं जो बाद में स्प्रे से कंट्रोल ही नहीं होती हैं और एक पौधे को स्वस्थ वातावरण देने के लिए पौधे को स्वस्थ रखने के लिए बड़े शुरू से ही जो है ये बीजोपचार जो है बहुत ही आवश्यक है। सावधानियां कौन कौन सी बरतनी चाहिए? हाँ, जब हम बीजोपचार करते हैं उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले तो हम अपने आप को बचाएं। हम पर्यावरण प्रदूषण की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें अपने ही शरीर को बचाना बड़ा ज़रूरी है जी। तो उसके लिए हमारे हाथ में ग्लव्स हो, सिर में टोपी हो, ऐनक पहनी हुई हो, मास्क लगा हुआ हो क्योंकि बीजोपचार करने के बाद फिर हम उसको डालेंगे भी तो ना बीज को खेत में डालेंगे भी ना तो वो जो दवाइयाँ हैं हमारी त्वचा पर नहीं लगनी चाहिए, हमारी आंख में नहीं लगनी चाहिए, नाक से अंदर नहीं जानी चाहिए, मुंह से अंदर नहीं जानी चाहिए, सिर में नहीं लगनी चाहिए और सारा शरीर जो मतलब ऐसा कोई भी हमारा पार्ट ऐसा ना रह जाए जो स्किन टच होने से उसको प्रॉब्लम। बिल्कुल और इसमें और भी जरूरी रहता है कि अगर हम इसमें एप्रन पहन लें तो सारा शरीर जो है ढांप लें। नंबर 1। नंबर 2 जो बर्तन हमने उपचार के लिए यूज़ किए हैं उपयोग किए हैं उनको कभी भी कहीं खाने पीने के काम में नहीं लाना चाहिए, अलग बर्तन होने चाहिए और वो भी साफ सुथरे। उसके बाद और दूसरे अगर कोई दवाई हम लाए हैं और वो बच जाती है तो एक तो बचानी नहीं दवाई उतनी लानी जितनी हमें चाहिए और अगर बच जाए तो या तो इसको कहीं दूर रखें, बच्चों के अप्रोच में ना हो और खास करके कई बार ऐसा करते हैं हम कि पशुओं को पानी पिला देते हैं जिन बाल्टियों में हमने बीजोपचार किया हो तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करें और एक सही मात्रा में उपचार। अगर हम सही मात्रा में उपचार नहीं करते हैं तो उसके रिजल्ट ठीक नहीं आते हैं तो उससे तो बेहतर है कि उपचार करें तो पूरी तरह से ठीक करें और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर हम बहुत ज़्यादा फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड डालते हैं तो उससे जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगा, ये भी गलत बात है। वो उसका भी एक लिमिट्स के अंदर जो मात्रा दिखाई है जो एक संतुलित मात्रा है जो रिकमेंडेड मात्रा है उसी में ही बीजोपचार करना चाहिए। जी डॉक्टर हर्ष ठाकुर जी आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने आज के विषय से संबंधित हमारे किसान बागवान भाइयों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान बागवान भाइयों आपने भी इस जानकारी का अवश्य लाभ उठाया होगा, तो अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।